नमस्कार दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 7 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और लगभग 4 से 5 दिन व्यतीत हो चुके हैं। परीक्षा चल रही है। उसी क्रम में पूर्व प्रश्नों को आधार बनाते हुए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उसका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। 35 प्रश्नों में यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इसलिए अंत तक जुड़े रहें और इन 35 प्रश्नों का अभ्यास करें। सबसे पहला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का शिक्षा से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत है? लेव वाइगोत्स्की का शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बी निकटतम विकास क्षेत्र, ऑप्शन सी पुनर्वलन सिद्धांत और ऑप्शन डी अनुभववादी सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न, एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? नेतृत्वकर्ता और प्रबंधकीय गुण में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, बी अनिश्चितता और संदेह, सी सहानुभूति और डी संचार कौशल। एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए की बात पूछ रहे हैं। कई बार गलती करते हैं कि होना और नहीं होना में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अनिश्चितता और संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और संचार कौशल भी होना चाहिए। तो एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि एक सफल नेता में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अनिश्चितता और संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पेस्टालोजी, बी फ्रेडरिक फ्रोवेल, सी जीन पियाजे और डी स्किनर। खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि फ्रेडरिक फ्रोवेल ने खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत दिया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, लघु श्रेणी में सीखने की प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है? लघु श्रेणी में सीखने की प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है? ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत और डी जैविक सिद्धांत। लघु श्रेणी में सीखने की प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत समर्थन देता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि व्यवहारवाद का सिद्धांत लघु श्रेणी में सीखने की प्रक्रिया को समर्थन देता है। व्यवहारवाद का सिद्धांत लघु श्रेणी में सीखने की प्रक्रिया को समर्थन देता है। पांचवा प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह मानता है? कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, इस कौन सा सिद्धांत मानता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी पुनर्वलन का सिद्धांत, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और डी रचनावाद। तो बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, एक कौन सा सिद्धांत मानता है? तो बिल्कुल सही बात है कि पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत मानता है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। सकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग शिक्षा में किसके द्वारा किया गया था? सकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए पावलोव के द्वारा, ऑप्शन बी एफ स्किनर के द्वारा, सी कोयलर वर्ग के द्वारा और डी व्रूनर के द्वारा। सकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग शिक्षा में किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जी हाँ,
सकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग शिक्षा में बीएफ स्किनर के माध्यम से किया गया था। बढ़िया प्रश्न था। 7वां प्रश्न देखते हैं। ये 35 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या ये 35 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा में नाटक आधारित शिक्षण का क्या लाभ है? नाटक आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? ऑप्शन ए, ये बच्चों को अनुशासित बनाता है। बी, ये केवल मनोरंजन के लिए होता है। सी, यह बच्चों की कल्पना शक्ति और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। और डी, ये बच्चों को अकादमिक रूप से कमजोर बनाता है। प्रारंभिक शिक्षा में नाटक आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि ये बच्चों की कल्पना शक्ति को और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रारंभिक शिक्षा में नाटक आधारित शिक्षण का लाभ क्या? तो बच्चों की कल्पना शक्ति को और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक ऑप्शन ए प्रेरणा, बी स्मरण शक्ति, सी अनुशासन और डी प्रतिक्रिया। तो प्रेरणा आपके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्मरण शक्ति भी एक सीखने की प्रक्रिया का घटक है। अनुशासन घटक नहीं है। डी प्रतिक्रिया बिल्कुल घटक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक क्या नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि अनुशासन सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। 9वां प्रश्न देखते हैं। पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में क्या शामिल है? बहुत अच्छा प्रश्न। पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में शामिल क्या है? ऑप्शन एक शामिल नहीं है। पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अनुचित स्पर्श, ऑप्शन बी अश्लील चित्र दिखाना, सी बच्चे की सहमति से यौन संबंध बनाना और डी बच्चे को धमकाकर मौखिक रूप से परेशान करना। तो यौन उत्पीड़न में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, गलत तरीके से टच करना, स्पर्श करना तो यौन उत्पीड़न में आता है। अश्लील चित्र दिखाना भी यौन उत्पीड़न की कोटि में आता है। बच्चे की सहमति से यौन संबंध बनाना ये यौन उत्पीड़न में शामिल है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि बच्चे को धमका करके मौखिक रूप से परेशान करना पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से देखते हैं। पोक्सो POCSO अधिनियम के तहत पोक्सो अधिनियम में किस धारा के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो पोक्सो अधिनियम में किस धारा के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत और धारा 9 के अंतर्गत। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा कि धारा 5 के अंतर्गत। जी हाँ, पोक्सो अधिनियम में धारा 5 के अंतर्गत गंभीर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? देखिए, पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतों का निर्माण किया गया। उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, बी केवल गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए, केवल वयस्क अपराधियों की सुनवाई के लिए और ऑप्शन डी बच्चों के पुनर्वास के लिए। तो पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें किस उद्देश्य से बनाई गई हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें बनाई गई हैं। 12वां प्रश्न है। पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे को क्या सहायता दी जाती है? पोक्सो अधिनियम के तहत जो बच्चा पीड़ित हुआ है उसको क्या सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए कानूनी सहायता,
बी चिकित्सा सहायता, सी परामर्श और डी उपरोक्त सभी। तो पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे को क्या सहायता दी जाएगी? तो कानूनी सहायता भी दी जाएगी, चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी और परामर्श भी दिया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे को सभी प्रकार की सहायताएं दी जाती हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, यदि कोई झूठी शिकायत पोक्सो अधिनियम के तहत की जाती है तो क्या हो सकता है? यदि आपकी कोई झूठी शिकायत कर दे तो पोक्सो अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने वाले के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए शिकायतकर्ता को सजा मिल सकती है, ऑप्शन बी आरोपी को फिर भी सजा दी जाएगी, ऑप्शन सी झूठी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, ऑप्शन डी शिकायतकर्ता को केवल चेतावनी दी जाए। तो बोलिए, पोक्सो अधिनियम के तहत यदि कोई झूठी शिकायत करता है तो ऐसे में शिकायतकर्ता को सजा मिल सकती है, शिकायतकर्ता को सजा मिल सकती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधी की सुनवाई किस प्रकार की जाती है? पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन एक गुप्त रूप से, बी खुले न्यायालय में, सी मीडिया के समक्ष या डी सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग के साथ। तो पोक्सो अधिनियम के तहत जो अपराध की सुनवाई की जाती है वो गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। पोक्सो अधिनियम से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, पोक्सो अधिनियम के तहत कौन सी धारा बाल अश्लीलता से संबंधित है? बाल अश्लीलता से संबंधित धारा कौन सी है? वो धारा जो पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बाल अश्लीलता से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 13, सी धारा 15 और डी धारा 17। तो पोक्सो अधिनियम के तहत कौन सी धारा बाल अश्लीलता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि धारा 15 पोक्सो अधिनियम के तहत बाल अश्लीलता से संबंधित होती है। बहुत अच्छे प्रश्न। 16वां प्रश्न देखते हैं अब। एक और बाल अधिनियम पोक्सो के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, पोक्सो अधिनियम के तहत किसे विश्वास पात्र माना जाता है? पोक्सो अधिनियम के तहत विश्वास पात्र किसे माना जाता है? ए माता पिता को, बी शिक्षक को, सी डॉक्टर को या डी उपरोक्त सभी। पोक्सो अधिनियम के तहत किसे विश्वास पात्र माना जाता है? तो देखिए, पोक्सो अधिनियम के तहत माता पिता को भी विश्वास पात्र माना जाता है, शिक्षक को भी और डॉक्टर को भी माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी को विश्वास पात्र माना जाता है। 17वां प्रश्न देखते हैं। भारत में गर्भवती महिलाओं को टीडी यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया, तो भारत में गर्भवती महिलाओं को टीडी यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में गर्भवती महिलाओं को टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन जिसे टीडी कहा जाता है उसकी पहली खुराक कब दी जाती है? ए गर्भावस्था के पहले महीने में, बी गर्भावस्था के 16 से 24 सप्ताह के बीच, सी गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में या डी प्रसव के बाद। भारत में गर्भवती महिलाओं को टीडी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि गर्भावस्था के 16 से 24वें सप्ताह के बीच गर्भवती महिलाओं को टीडी वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है। 18वां प्रश्न, नवजात शिशु को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स से बचाने के लिए कौन सा उपाय सही है? नवजात शिशु को सिड्स से बचाने के लिए कौन सा उपाय सही है? ऑप्शन ए शिशु को पीठ के बल सुलाना, बी शिशु को पेट के बल सुलाना, ऑप्शन सी शिशु को तकिया देकर सुलाना और ऑप्शन डी कमरे में तापमान अधिक रखना। तो नवजात शिशु को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बचाने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि शिशु को पीठ के बल सुलाना नवजात शिशु को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बचाने के लिए एकदम सही उपाय है। 19वां प्रश्न,
नवजात शिशु की देखभाल में त्वचा से त्वचा संपर्क का क्या लाभ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद रिपीट भी हुआ है और आने की पूरी संभावना है कि अभी और रिपीट होगा। नवजात शिशु की देखभाल में त्वचा से त्वचा संपर्क का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, शिशु के वजन में वृद्धि। ऑप्शन बी, शिशु के तापमान को स्थिर रखना। सी, शिशु के हृदय गति और श्वसन दर को स्थिर रखना। और डी, उपरोक्त सभी। त्वचा से त्वचा संपर्क का लाभ क्या है? तो शिशु के वजन में भी वृद्धि, शिशु के तापमान को स्थिर रखना और शिशु के हृदय गति और श्वसन दर को स्थिर रखना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि त्वचा से त्वचा संपर्क के लाभ उपरोक्त सभी हैं। 20वां प्रश्न है, नवजात शिशु की देखभाल में कंगारू मदर केयर, बहुत अच्छा प्रश्न है। नवजात शिशु की देखभाल में कंगारू मदर केयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु की देखभाल में कंगारू मदर केयर योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिशु को गर्माहट प्रदान करना। ऑप्शन बी, शिशु को स्तनपान कराना। ऑप्शन सी, शिशु को टीकाकरण कराना। और ऑप्शन डी, शिशु को स्नान कराना। नवजात शिशु की देखभाल में कंगारू मदर केयर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिशु को टीकाकरण करना। शिशु को टीकाकरण करना कंगारू मदर केयर योजना का मुख्य उद्देश्य है। 21वां प्रश्न, गर्भाशय की दीवार में बनने वाले ट्यूमर को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गर्भाशय की दीवार में बनने वाले ट्यूमर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लिपोमा। बी, फाइब्रोमा। सी, माइलोमा। और डी, हेमेंजियोमा। गर्भाशय की दीवार में बनने वाले ट्यूमर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि गर्भाशय की दीवार में बनने वाले ट्यूमर को कहा जाता है फाइब्रोमा। क्या कहा जाता है? फाइब्रोमा कहा जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, कैंसर के कितने चरण होते हैं? कैंसर के कितने चरण होते हैं? 2, 4, 3 या 5? कैंसर के कितने चरण होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एकदम सही कि कैंसर के 3 चरण होते हैं। कैंसर के कितने चरण होते हैं? कैंसर के 3 चरण होते हैं। 23वां प्रश्न, कैंसर के पहले चरण में क्या होता है? कैंसर के पहले चरण में क्या होता है? ऑप्शन ए, कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ बदलने लगता है। बी, ट्यूमर बनने लगता है। सी, कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। या डी, उपरोक्त सभी। कैंसर के पहले चरण में क्या होता है? बोलिए फटाफट से। तो कैंसर के पहले चरण में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ बदलने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कैंसर से संबंधित। कैंसर के पहले चरण में क्या होता है कि कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ बदलने लगता है। 24वां प्रश्न देखते हैं, कैंसर के दूसरे चरण में क्या होता है? कैंसर के दूसरे चरण में क्या होता है? ऑप्शन ए, कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या बढ़ाने लगती हैं। ऑप्शन बी, आनुवांशिक पदार्थ बदलने लगता है। सी, ट्यूमर अन्य अंगों में फैलने लगता है। और डी, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो कैंसर के दूसरे चरण में क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर के संख्या बढ़ाने लगती हैं। क्या दूसरे चरण में क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या बढ़ाने लग जाती हैं। और पहले चरण में क्या हो रहा था? तो देखिए, पहले चरण में कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ बदलने लगता है, दूसरे चरण में कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या बढ़ाने लगती हैं। और कैंसर के तीसरे चरण में क्या होता है? ऑप्शन ए, कैंसर अन्य अंगों तक फैलने लगता है। ऑप्शन बी, कोशिकाएं सामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। ऑप्शन सी, कैंसर ठीक होने लगता है। और ऑप्शन डी, ट्यूमर सिकुड़ जाता है। तो कैंसर के तीसरे चरण में क्या होता है? तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा कि कैंसर जो है वो अन्य अंगों तक फैलने लग जाता है। कैंसर के तीसरे चरण में कैंसर अन्य अंगों तक फैलने लग जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कैंसरों से संबंधित। एक और प्रश्न है, कौन सा कैंसर शरीर में केवल गांठ बनाता है लेकिन फैलता नहीं है? कौन सा कैंसर शरीर में केवल गांठ बनाता है लेकिन फैलता नहीं है? ए, मेलिग्नेंट कैंसर।
बी वेनाइन कैंसर, सी ब्लड कैंसर या डी बोन कैंसर। तो कौन सा कैंसर शरीर में केवल गांठ बनाता है लेकिन फैलता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि जो वेनाइन कैंसर है, जो वेनाइन कैंसर है वो शरीर में केवल गांठ बनाता है, फैलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, स्वाधार योजना कब शुरू की गई थी? स्वाधार योजना कब शुरू की गई थी? 1991 में, 1995 में, 2000 में और 2005 में। तो बोलिए स्वाधार योजना कब शुरू की गई थी? ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28वां प्रश्न, स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना, बी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, सी किसानों को आर्थिक सहायता देना या डी ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना इस स्वाधार योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या? कि महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना। 29वां प्रश्न, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत कब हुई? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2008 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में। तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की शुरुआत हुई थी आपकी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1993, बी 15 अगस्त 1995, सी 26 जनवरी 1997 या डी 2 अक्टूबर 1999। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी का क्या अनुपात है? ऑप्शन ए 50:50 का अनुपात, बी 60:40 का अनुपात, सी 75:25 का अनुपात और डी 80:20 का अनुपात। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना में जो केंद्र सरकार का अनुपात है वो 75% और राज्य सरकार का 25%। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 75:25 का है। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी का भोजन दिया जाता है? मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी का भोजन दिया जाता है? ए 300 कैलोरी, बी 400 कैलोरी, सी 450 कैलोरी या डी 500 कैलोरी। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी का भोजन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए पैथोलॉजी, बी ओंकोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी या डी न्यूरोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को कब तक बढ़ाया गया है? NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को कब तक बढ़ाया गया है? ए 2024 तक, बी 2025 तक, सी 2026 तक या डी 2030 तक। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को 2026 तक बढ़ाया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
35वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई? ए 1975 में, बी 1982 में, सी 1991 में और डी 2000 में। तो मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना जो शुरू हुई थी वो आपकी 1975 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी आपके सामने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए हैं और परीक्षा में आने का पूरा दमखम रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।